बहुत सारे व्यूअर्स के मन में हो सकता है कंफ्यूजन हो सकता है आपको सब कुछ क्लियरली पता हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आम जनता में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप उनसे बात करते हैं एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के बीच में, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में ही क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एटीएम कार्ड जो है वो एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से आप एक एटीएम मशीन से कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कार्ड पे सामने की तरफ कोई भी मास्टर कार्ड, वीजा या फिर रुपे या फिर ऐसा कोई भी दोस्तों लोगो देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कार्ड है इसको आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए काम में ले सकते हैं। और वो दोस्तों जो कार्ड है ये लिंक्ड है आपके बैंक अकाउंट से। इसका मतलब ये है कि जितना पैसा आपके अकाउंट में है उसी के हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैंक से उधार नहीं ले सकते। और दोस्तों इस कार्ड को आप उस मशीन के अलावा कहीं और काम में नहीं ले सकते, फिर चाहे वो ऑनलाइन परचेज हो या फिर दोस्तों किसी भी तरह की ऐसी कोई और मशीन हो, वहां पे ये कार्ड नहीं चलेगा। दोस्तों दूसरी कैटेगरी का कार्ड होता है वो होता है डेबिट कार्ड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कार्ड है ये दिखने में बिल्कुल सेम है आपके एटीएम कार्ड की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको सामने की तरफ दोस्तों मास्टर कार्ड, वीजा या फिर रुपए का कोई ना कोई लोगो देखने को मिलेगा। और इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो कार्ड है इसको आप एक एटीएम कार्ड की तरह जहां पे एटीएम कार्ड चलता है उसके तरह तो काम में ले ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप इसको काम में ले सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के, या फिर दोस्तों आप इनको काम में ले सकते हैं उन सभी जगहों पे, उन सभी मर्चेंट्स के पास जो दोस्तों मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड या फिर रुपए कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है, लिंक्ड है आपके बैंक अकाउंट से। पैसा आपके बैंक में होगा तभी आप यहाँ पे इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको एटीएम मशीन पे पैसा निकालने के लिए भी काम में ले सकते हैं और आप इससे जगह जगह पे ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मैं आपसे बात करता हूँ तीसरी कैटेगरी कार्ड की, जो कि है क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पर दोस्तों की जो क्रेडिट कार्ड है ये हो सकता है आपके पास में हो सकता है आपके पास में नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कार्ड है दोस्तों ये कुछ ऐसा है जहाँ पे आप अपने बैंक से उधार लेते हैं और आप पहले कहीं भी पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद में वो जितना भी आपने उसका खर्चा किया उसका आप बाद में अपने बैंक को रिटर्न देते हैं। तो ये एक तरीके से दोस्तों सभी कस्टमर्स को नहीं मिलता है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज हो सकता है कि नॉर्मल केसेस में आपके पास में डेबिट कार्ड हो या फिर एक एटीएम कार्ड हो। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो दिखने में बिल्कुल सेम डेबिट कार्ड की तरह, वहां पे आपको सेम वही लोगो मिलते हैं, फिर चाहे वो मास्टर कार्ड हो, चाहे वीजा कार्ड हो, चाहे रुपए कार्ड हो, और यहाँ पे आप उनसे ऑनलाइन जहां चाहें वहां पैसा दे सकते हैं, वहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं जहां पे भी आपको एक्सेप्टेंस मिलती है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या रुपए कार्ड की। उसके अलावा आप इनको दोस्तों जो स्वाइप मशीन होती है वहां पे भी काम में ले सकते हैं, लेकिन आप एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से कोई भी लिंक नहीं है। तो आपके पास में फंड्स पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, वो होंगे ही नहीं। बेसिकली आप एक तरीके से उधार ले रहे हैं और बाद में आपने जब खर्चा कर दिया तब आपको एक फिक्स टाइम के बीच में बैंक को पैसा देना होता है। अगर आप नहीं देते हैं तो बैंक आपसे इनका इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। और यहाँ पे दोस्तों हर एक क्रेडिट कार्ड की एक मंथली स्पेंडिंग लिमिट है जो डिसाइड की जाती है आपके बैंक के द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही एक सिंपल डिफरेंस है एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल था, कुछ में टेक्निकल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमारे मन में जब हम बात करते हैं कि एटीएम कार्ड क्या होता है या डेबिट कार्ड क्या होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों की वीडियो देख के आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आने वाली एक वीडियो को बताऊंगा कि रुपए कार्ड के बीच में, मास्टर कार्ड के बीच में, वीजा कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों में कौन सा बेहतर है, कौन सा किस तरीके से कितना अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाली वो वीडियो भी जरूर देखेंगे। जब पेन ड्राइव निकाल के दोबारा लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ शो नहीं होता है। मैंने बोला कि ठीक है एक काम करो, इसको हो सकता है डिफेक्टिव पीस होगा, आप रिप्लेसमेंट के लिए बोल दो, रिफंड के लिए बोल दो। तो मुझे बोलता है सामने से कि यार मैंने एक्चुअली ऑनलाइन नहीं लिया, मैंने किसी दुकान से भी नहीं लिया, मेरे को एक सड़क पे लड़का मिल गया था, वो मेरे को बेच रहा था पेन ड्राइव, तो मैंने 250 रुपीज का पेन ड्राइव ले लिया। तो मैं समझ गया, मैंने उसको बोल दिया कि भाई आपके साथ धोखा हो चुका है और अब तो आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते हो, आगे से बस मत लेना। ऐसा एक बार मेरे साथ भी होने वाला था, वो हो नहीं पाया मेरी थोड़ी समझदारी की वजह से। ये आज से करीब 5 साल पहले की बात है। दिल्ली में लाजपत राय मार्केट है, चांदनी चौक में। मैं वहाँ पे गया था किसी काम से, मेरे को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लेने थे मेरे किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ पे एक शॉप वाला था, वो मुझे शायद 256 जीबी का किंगस्टन का पेन ड्राइव बेच रहा था। उस टाइम पे 256 जीबी का पेन ड्राइव आता ही नहीं था, लेकिन मुझे एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पैकिंग किंगस्टन का पेन ड्राइव कुछ वही 200-250 के आसपास था, वो मुझे बेच रहा था। उसने, मैंने बोला चेक करना है मुझे, तो उसने लगाया कंप्यूटर में, चेक करने के लिए दिखाता है वहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर 256 जीबी शो करता है स्टोरेज। मैंने कहा एक काम कर, इसमें फाइल कॉपी कर, उसने फाइल कॉपी की, फाइल भी कॉपी हो जाती है। मैंने बोला ठीक है कंप्यूटर इसको निकाल और वापस लगा। तो जैसे वो निकाल के वापस लगाते हैं और फाइल शो नहीं होती है, तो मैं समझ गया कि नकली है, तो मैंने उससे नहीं लिया। लेकिन दोस्तों आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि आपके अपने शहर में अक्सर ऐसा होता होगा, या अगर आप कभी किसी दूसरे सिटी में जाते हैं तो अक्सर रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप वगैरह के पास में या मेट्रो स्टेशन वगैरह के पास में आपको सड़क पे घूमते हुए दिखाई देते हैं बहुत
जब आप उसको निकाल के दोबारा डालते हैं तो फाइल वहाँ पे डिलीट हो चुकी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लैश स्टोरेज है वो इस काम की भी नहीं है कि वो कम से कम एक 4 MB का पेनड्राइव की तरह काम करे। तो आपसे एक विनती है, एक निवेदन है कि आप प्लीज, आपको कोई भी अगर सड़क पे बेचता हुआ दिखता है, ओरिजिनल पैकेजिंग आपको लगेगी, सैनडिस्क का हो, किंगस्टन का हो, 64 GB का, 128 GB का मेमोरी कार्ड, पेनड्राइव वगैरह, हो सकता है आप में से कुछ के साथ में ऐसा हुआ भी हो, मुझे नीचे कमेंट से पता चल जाएगा अगर आपके साथ में ऐसा हुआ हो तो। लेकिन आप प्लीज उनसे मत लेना, आप एक ओरिजिनल, एक ऑफिशियल वेबसाइट से लें, या तो फ्लिपकार्ट है या अमेजोन वगैरह है, या फिर अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना है तो आपके जो शहर में जो शॉप है, जो एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, एक प्रॉपर जिसकी दुकान है, आप वहीं से लेना। ऐसे ही आप कहीं जाके मार्केट में ले लोगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है, आपके पैसे गए समझ लो, और जो चीज मिलेगी वो कचरा, उसको आप कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा कि आपके साथ में एक जानकारी शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मेरे दोस्त के साथ में हुआ है, 5 साल पहले मेरे साथ होते होते बच गया, और आपके साथ क्या पता हुआ हो या क्या पता होने वाला हो कल ही, जो आप आज वीडियो देख के पता ही कैसे काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए अभी आपको प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रिकूवा। और उसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या कीजिए, अपने ब्राउजर में सर्च कीजिए रिकूवा, RECUVA। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे एक लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड रिकूवा, जहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो आप इस लिंक में फाइल हिप्पो का जो लिंक है ना, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो ग्रीन आपको बटन मिल रहा है, तो इस ग्रीन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा। अब देखिए जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपका इसमें कुछ इस तरीके से आएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए तो ये इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा शुरू। ये देखिए ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, चलिए ये आ गया, तो नेक्स्ट कर देते हैं। ये सारे ऑप्शन को इनेबल रहने देते हैं, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। सी क्लीनर जो है हमको इंस्टॉल नहीं करना है, इसमें अभी नोट नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट करके देखिए इंस्टॉल हो जाएगा। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आपको सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, उसके बाद में अगर आप डाउनलोड करेंगे और फिर अगर आप कोशिश करेंगे रिकवर करने की, तो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जो डाउनलोड भी करेंगे वो भी आपकी उसी ड्राइव में जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो रीराइट हो जाएगी फाइल्स, तो इसीलिए हम इसको पहले से हमारे कंप्यूटर में डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए हमको रिलीज नोट्स नहीं देखने हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए जो रिकूवा था वो इंस्टॉल हो चुका है, और अभी देखिए मैं एक ड्राइव में एक फाइल है जिसको आपको डिलीट करके रिकवर करके दिखाऊंगा वापस। तो ये एक एक्सेल फाइल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे जाता हूँ, ये फाइल डिलीट हो चुकी है। अब ये देखिए रिसाइकल बिन में आ चुकी है ये फाइल। मैं रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट करता हूँ, तो मैं जाता हूँ एम्प्टी रिसाइकल बिन और इसको येस कर देता हूँ, ये डिलीट हो चुकी है। अब मुझे रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिकूवा खोलना पड़ेगा। तो देखिए रिकूवा ये है, मैं इसको खोल देता हूँ। नेक्स्ट, ये मुझसे पूछता है कि फाइल का टाइप क्या था। मुझे पता है कि वो डॉक्यूमेंट फाइल थी, एक्सेल थी, तो मैं डॉक्यूमेंट क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो ऑल फाइल्स पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये पूछता है लोकेशन, तो लोकेशन मुझे पता है कि वो फाइल कहाँ पे थी, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ, स्पेसिफिक लोकेशन ब्राउज करता हूँ, और वो जो फाइल थी वो डी ड्राइव में थी, तो मैं डी पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप चूज कर सकते हैं, तो टाइम कम लगेगा, वरना आप आई एम नॉट श्योर पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आता है डीप स्कैन का। ये अगर आप इनेबल करते हैं तो काफी टाइम लगाता है, लेकिन काफी डीप स्कैन करता है आपके सिस्टम को। लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद अभी के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए हम डायरेक्ट एक स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये देखिए प्रोसेस, ये देखिए जैसे ही आपने स्टार्ट किया ये आपको फाइल मिल गई है यहाँ पे EMP एटिसलात बिल डिटेल, जो कि मैंने डिलीट की थी वही फाइल है। और आप देखेंगे कि इसकी जो स्टेट है वो एक्सीलेंट है। कमेंट्स में लिखा है कि नो ओवर रिटर्न क्लस्टर सिलेक्टेड, क्योंकि हमने ये फाइल जो थी वो जस्ट अभी डिलीट हुई थी हमसे, और इंस्टेंटली हमने जो रिकवरिंग प्रोसेस थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो इसलिए जो फाइल है ये देखिए हमारे पास में अभी ऐसी की ऐसी अवेलेबल है। और देखेंगे आइकन जो है ये ग्रीन है। ग्रीन का मतलब ये कि ये जो फाइल है इसको हम बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो फाइल थी उसको रिकवर करने के लिए आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए, रिकवर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और सबसे खास बात देखने की जो है वो ये कि जिस ड्राइव से ये फाइल डिलीट हुई थी, रिकवरी ड्राइव से, कभी भी आप उसी ड्राइव में इस फाइल को वापस रिकवर मत कीजिए। अगर आप उसी में रिकवर करते हैं तो चांसेस हैं कि वो रिकवरी ढंग से ना हो पाए शायद, इसलिए आप दूसरी ड्राइव सेलेक्ट कीजिए। तो अभी के लिए मैं सी ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे आपको कर देता हूँ ओके। और ये देखिए टोटल रिकवर्ड फाइल 1, फुली रिकवर्ड 1, ऑपरेशन कंप्लीटेड इन 0.01 सेकंड। अब मैं आपको सी ड्राइव खोल के दिखाता हूँ कि आपको फाइल जो है वो नजर आती है क्या। तो ये देखिए मेरे पास इस पीसी पे सी ड्राइव पे, और ये देखिए EMP एटिसलात बिल डिटेल की जो फाइल थी वो मैंने अभी इसको रिकवर कर लिया है वापस, और ये बड़ी आसानी से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हम रिकवर सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। ये चीज जो है ये आप पेन ड्राइव में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने हार्ड ड्राइव में भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि इस सॉफ्टवेयर को आपको पहले इंस्टॉल करके रखना होगा, बनाया होगा।
पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। इसमें देखिए हमने स्कूल में जो स्टोरेज पढ़ी है, मैं आपको एक बार जल्दी से दोबारा बताता हूँ कि देखिए 8 बिट की होती है एक बाइट। देखिए ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो स्टोरेज बनाती हैं उनको ये 24 होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कई बार स्टोरेज बनाने में, क्योंकि उनको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, कितने लगेंगे। तो आसानी के लिए उन्होंने 1024 को नहीं माना है। वो क्या बोलते हैं, देखिए वो ये बोलते हैं कि 8 बिट की एक बाइट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में ये वो बोलते हैं। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपने एक 32 GB का मेमोरी कार्ड लिया। अब स्टोरेज कंपनी ने जिसने मेमोरी कार्ड बनाया था तो वो क्या मानेगी कि इसके अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, जैसे कि उन्होंने कैलकुलेट करके बनाया था। तो देखिए इसमें क्या होगा, 32,000 मेगाबाइट और 3 जीरो लगा देता हूं तो ये बन गया है किलोबाइट, और 3 जीरो लगा दूंगा तो ये बन जाएगा बाइट्स। तो कंपनी के हिसाब से इस मेमोरी कार्ड में इतनी बाइट्स होंगी। अब हमारा कंप्यूटर क्या मानता है, तो हम इसको भाग लगाएंगे 1024 से तो ये बन जाएगा किलोबाइट्स, इसमें और भाग लगाएंगे 1024 से तो ये बन जाएगा मेगाबाइट्स, और इसमें एक और भाग लगा देंगे 1024 से तो ये बन जाएगा गीगाबाइट्स। तो ये जो चीज निकल के आएगी, ये जो इतना पूरा आपको चीज ये नजर आ रही है, ये वो चीज है जो आपका कंप्यूटर आपको दिखाएगा। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं और हम देखते हैं कि ये कितना होता है। तो देखिए हमारे पास जो फिगर थी वो थी इतनी। हम इसमें क्या करते हैं ना, डिवाइड करते हैं 1024, एक और बार करते हैं 1024 और एक और बार करते हैं 1024। तो अब देखिए कितना फिगर आता है, 29.80। ये देखिए आप आराम से देख सकते हैं 29.80। तो जो आपको स्टोरेज आपके कंप्यूटर में दिखेगी वो दिखेगी 29.80 या इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा। इसी तरीके से आपको मैंने कैलकुलेट करके एक चीज मैंने इसमें निकाली थी कि 1 GB में करीब 70 MB आपको स्टोरेज कम दिखेगी। तो अब आप देख लीजिए कि आपका जो मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है, अगर वो 4 GB का है तो करीब 240 MB कम दिखेगी, या इसी के हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि हार्ड ड्राइव में, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में स्टोरेज जो कम दिखती है वो क्यों होता है। और यही चीज फोन में भी होती है। जैसे फोन की आपकी रैम होती है, वो फोन कहता है कि 2 GB रैम है लेकिन आपको दिखती है 1.8 कुछ। तो वो ऐसा नहीं है कि उसने आपको 2 GB रैम नहीं दी है, उसने आपको 2 GB रैम ही दी है, लेकिन जो आपका एंड्रॉइड सिस्टम है वो नापता है 1024 के हिसाब से, और जो कंपनी जो बनाती है वो नापती है 1000 के हिसाब से। तो दोस्तों ये वो छोटा सा फर्क था। आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा ताकि वो इस कंफ्यूजन में ना रहें, और कभी भी ये ना समझ लें कि ये ड्राइवर की होती है स्टोरेज या ये सिस्टम फाइल्स है कुछ। तो ये सब ऐसा नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने पे इसको लाइक और शेयर कीजिए, बस सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में स्टोर्ड किसी भी म्यूजिक फाइल या किसी भी वीडियो फाइल को अपने मोबाइल फोन में वायरलेसली प्ले कर सकते हैं। उस वीडियो को आप सभी ने काफी पसंद किया और उसके बाद से काफी यूजर्स की, काफी व्यूअर्स की डिमांड थी कि मैं एक तरीका ऐसा बताऊं जिसके बाद में आप अपने फोन में स्टोर्ड किसी भी वीडियो या किसी भी म्यूजिक फाइल को अपने कंप्यूटर में प्ले कर पाए। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसा ही कुछ बताने वाला हूं। ये जो है ये काम करेगा अगर आपका फोन और अगर आपका कंप्यूटर एक सेम वाईफाई नेटवर्क में है। और जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं इससे पहले भी कि इसमें आपका डेटा खर्च नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनल वाईफाई के थ्रू काम करता है। चाहे मेरी पुरानी वीडियोस थी, चाहे मेरी ये वाली वीडियो है, इसमें आपका डेटा कहीं पे भी यूज में नहीं आता है। बस आपको एक वाईफाई चाहिए, आपको इंटरनेट नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको आपके फोन में जाना है प्ले स्टोर में और एक एप्लीकेशन जिसका नाम है बबल UPnP for DLNA, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसके अलावा आप चाहें तो प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। काफी अच्छी एप्लीकेशन है। मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे, और जब तक इंस्टॉल होती है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपके कंप्यूटर में क्या सेटिंग्स चेंज करनी है, और उसके बाद में हम फोन में सेटिंग्स चेंज करके हमारा डेटा आपस में स्ट्रीम कर पाएंगे। दोस्तों देखिए ये जो है ये है एक विंडोज कंप्यूटर। आपको सबसे पहले जाना है विंडोज मीडिया प्लेयर में। तो यहाँ पे है मेरा विंडोज मीडिया प्लेयर। जब आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का लेआउट दिखेगा। हो सकता है कि आपका लेआउट थोड़ा सा अलग हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको दिखेंगे ऊपर टॉप लेफ्ट में स्ट्रीम का। आप स्ट्रीम पे क्लिक कीजिए, आप क्लिक कीजिए मोर स्ट्रीमिंग ऑप्शंस पे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा शो डिवाइसेस ऑन लोकल नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको लोकल नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस आपको सबको दिखा रहा है, और यहाँ पे बस अलाउ ऑल पे टिक किया हुआ है। इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम से कुछ ठीक है। आप इसको क्लिक कर दीजिए नीचे से ओके। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद में अलाउ रिमोट कंट्रोल ऑफ मीडिया प्लेयर,
ये जो ऑप्शन है अलाउ रिमोट कंट्रोल ऑफ माई प्लेयर, आप इसको इनेबल करना है। इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अलाउ रिमोट कंट्रोल ऑन दिस नेटवर्क पे क्लिक कर दीजिए और आपका काम बन गया। बस आपको कंप्यूटर से इतना ही काम करना है। ये जो काम करता है ये काम करता है DLNA टेक्निक पे। DLNA क्या है, वो कैसे काम करती है, उससे क्या क्या फायदे हैं, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए बस आपको इतनी सेटिंग्स करनी है और आपको आपका मीडिया प्लेयर खुला रखना है। अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। चलिए ये सेटिंग्स तो थी, बस कंप्यूटर में हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि फोन में बबल UPnP से आप क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये था फोन, बबल UPnP जो है इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आपको पहली बार कुछ बताएगा, कुछ इनिशियल सेटअप वगैरह जो अपना करता है। उसके बाद में आपको कुछ अपने दिखाएगा नए नए शॉर्टकट्स, लेकिन हमको उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि मैं आपको बता दूंगा वीडियो में कि वो कैसे काम करेगा। चलिए सेटअप जैसे होता है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे काम करता है। चलिए सेटअप हो चुका है, ट्यूटोरियल आपको बताता है, कुछ कुछ आप देख सकते हैं कैसे कैसे, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है और आप सीधा डन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए डन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका लेआउट कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आप जब लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे दो चीजें नजर आती हैं, एक तो आता है रेंडरर, एक आता है लाइब्रेरी। रेंडरर का मतलब ये कि वो डिवाइस कौन सा है जहां पे आप अपनी वीडियोस को या अपने कंटेंट को प्ले करना चाहते हैं, और लाइब्रेरी का मतलब ये कि वो डिवाइस कौन सा है जहां से आप कंटेंट प्ले करना चाहते हैं। तो देखिए रेंडरर पे मैं क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं मेरा टीवी, और जैसे आप देखिए टीवी जो है वो भी आ चुका है, एक दूसरा टीवी है वो भी आ चुका है। उसके अलावा एडमिन जो है, ये जो दिख रहा है आपको विंडोज मीडिया प्लेयर, ये है जो मेरे को सिलेक्ट करना है कंप्यूटर प्ले करने के लिए, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। तो रेंडरर जो हो गया वो हो गया विंडोज मीडिया प्लेयर। जो लाइब्रेरी है वो मेरे को रखना है लोकल मीडिया सर्वर, क्योंकि मैं अपने फोन से ही डेटा अपने कंप्यूटर में प्ले करना चाहता हूँ। बस आपका काम बन गया। उसके बाद में आप जाइए, यहाँ पे देखिए आपकी लाइब्रेरी का ऑप्शन आ गया, आप लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए। जैसे आप लाइब्रेरी क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे देखिए म्यूजिक, वीडियो वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। आप चाहें तो स्टोरेज को ब्राउज भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एक म्यूजिक प्ले करता हूँ, मैं म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया एल्बम्स, आर्टिस्ट वगैरह। आप एल्बम पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए सैंपल ट्रैक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये ट्रैक अभी कंप्यूटर पे प्ले होना स्टार्ट हो गया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बीट, और मैं इसको अपने फोन से ही नाउ प्लेइंग पे जाऊंगा, मैं यहाँ से पॉज कर सकता हूँ। देखिए मैंने पॉज किया, मैंने प्ले किया, मैंने फॉरवर्ड किया, तो ये जो प्ले है ये कंप्यूटर में प्ले हो रहा है। जिससे नीचे की तरफ तो ये कंप्यूटर में प्ले हो रहा था। मैं आपको एक वीडियो प्ले कर दिखाता हूँ जिससे आपको एक अच्छे से आइडिया मिलेगा। तो चलिए मैं वापस जाता हूँ लाइब्रेरी में और मैं बैक जाता हूँ, बैक जाता हूँ, बैक जाता हूँ। ये आ गया है वीडियोस, वीडियो में एक सैंपल मैंने मूवी कॉपी करी है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये एक HD वीडियो है और ये बड़े ही आराम से आपको देखिए आपके कंप्यूटर में वायरलेसली प्ले हो रही है। मैं यहाँ से इसको पॉज करता हूँ, ये देखिए पॉज हो गया है, ये प्ले हो रहा है। चलिए ये प्ले, ये बड़े ही आराम से आप अपने फोन से, ये देखिए इसको पॉज किया, इसको प्ले किया, और ये एक HD वीडियो बड़े ही आराम से आप स्ट्रीम कर पा रहे हैं। देखिए मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलिए ये इसको रिवाइंड किया, वापस फॉरवर्ड किया, वापस रिवाइंड किया, स्टॉप किया, तो बड़े ही आराम से आप अपनी कोई भी वीडियोस, कोई भी फोटोज, कुछ भी आपका म्यूजिक है उसको आप अपने फोन से वायरलेसली अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने घर में सभी के साथ में अपने कंप्यूटर के थ्रू वायरलेसली प्ले करके उसमें आप सबको दिखा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ